हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है गाय पर, आज हम बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत गाय को लेके। सबसे पहले देखते हैं गाय इंग्लिश में से क्या कहा जाता है भाई? काऊ बोला जाता है। इसके अलावा से कैटल कहा जाता है। इसके अलावा से मवेशी भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसे गौ माता, और हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं? गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने गाय पर डिस्कस किया था कि गाय के जो प्रकार होते हैं, उस पर हमने डिस्कस किया था कि गाय के कितने प्रकार होते हैं। प्रकारों की जैसे ही बात आती है तो गाय के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप की हमने देखा था। पहला प्रकार हमने देखा था, एक तो गाय होती है जो देसी टाइप होता है, एक तो गाय का कौन सा होता है? देसी। और दूसरा हमने देखा था विदेशी टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है भाई? विदेशी। यानी कि एक तो गाय का देसी प्रकार होता है, एक विदेशी प्रकार की गाय होती है। तो देसी प्रकार की गाय और विदेशी प्रकार की गाय किस प्रकार से इनमें अंतर करेंगे, किस प्रकार से इनको पहचानेंगे? देखिए, सिंपल सा है। देसी और विदेशी में हमें पहचानने का एक तरीका है। जो देसी गाय होती हैं, देसी गायों में कुबड़ उपस्थित होता है और विदेशी गायों में कुबड़ अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो विदेशी गाय होती हैं उनमें जो कुबड़ होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जबकि देसी गायों में कुबड़ उपस्थित होता है। देखिए, पहचान कैसे करेंगे देसी और विदेशी की? हम चाहे तो इसे आंख बंद करके भी पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आंख बंद कर ली और फिर मैं कोशिश कर रहा हूं देसी और विदेशी गाय, आपके सामने देसी और विदेशी गायें खड़ी हुई हैं। जैसे मान लीजिए मैं उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने उसके ऊपर पीठ के ऊपर हाथ दिया, यदि मेरा हाथ ऐसे की तरफ जाके और ऐसे जा रहा है, यानी ऊपर उठ करके जा रहा है, तब तो कौन सी गाय है वो? गाय की देसी नस्ल है। यदि मैं हाथ फेरता हूं, हाथ बिल्कुल सीधा सिंपल तरीके से निकल जाता है आगे पीछे की तरफ, तो कौन सी नस्ल है वो? विदेशी। तो कुबड़ के आधार पर हम देसी और विदेशी नस्लों को पहचान सकते हैं कि ये गाय की देसी नस्ल है और ये गाय की विदेशी नस्ल है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका मेन सिंपल सा एक अंतर। इसके अलावा हम देखते हैं कि गाय का जो जूलॉजिकल नेम होता है, जो इनका जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। या फिर इसके अलावा हम कहें इसको क्या कहते हैं भाई? बोस इंडिकस कहा जाता है। देसी गाय को क्या कहते हैं? क्योंकि भारतीय गाय है, इसे क्या कहते हैं भाई? बोस इंडिकस कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है भाई? बोस टोरस कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? इनका जूलॉजिकल नेम हो गया। क्या हो गया इनका? जूलॉजिकल नेम। यानी कि इनका जो वैज्ञानिक नाम है, देसी गाय को किस नाम से जाना जाता है और विदेशी को किस नाम से जाना जाता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो देसी गाय होती है उसको बोस इंडिकस कहा जाता है और जो विदेशी गाय होती है उसको बोस टोरस कहा जाता है। यदि हम देखें कि ऐसा माना जाता है कि जो देसी गाय होती है इनकी जो उत्पत्ति है समुद्र मंथन के समय मानी जाती है। कि कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो देसी गायों का उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन हुआ इनका, जो ऋषियों को दी गई, ये इनका समुद्र मंथन के समय देसी गायों की उत्पत्ति मानी जाती है। जो विदेशी गाय होती हैं, विदेशी गायों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कहा जाता है कि उरस नाम का एक जंतु हुआ। उरस उस नाम के जो जंतु था, उसके बड़े बड़े जो सींग थे, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। धीरे धीरे आज के समय में वो जो प्रजाति है उरस नाम की, वो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, कहते हैं कि उसी का ही बदला हुआ जो रूप है वो किस में बदल गया अभी? वो विदेशी गायों में। तो इस प्रकार से इनका उत्पत्ति ओरिजिन माना जाता है देसी और विदेशी का। ठीक है, अब देखते हैं इनमें डिफरेंट और क्या क्या नजर आता है। चलिए, देसी गाय। ठीक है, अब इनमें गायों में ही बात करते हैं भाई। इनमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, जो क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है भाई? यहाँ पे 60 होती है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इनमें? 60 होती है। ठीक है, ये तो क्या होगा? इनके गुणसूत्रों की संख्या होगी। इनके कुल की बात करते हैं। कुल कौन सा होता है देसी और विदेशी? बोविडी। यानी कि इनका जो कुल होता है वो कौन सा होता है? बोविडी। इनको कुल को क्या कहा जाता है भाई? बोविडी इनके कुल को कहा जाता है। गाय भैंसें ज्यादातर समूह में रहना पसंद करती हैं। किस में रहना पसंद करती हैं? समूह में रहना पसंद करती है। तो हम कहेंगे कि गाय भैंसों का जो समूह होता है, इनका जो समूह होता है, समूह क्या कहलाएगा भाई? झुंड कहलाता है। या हम कहें हर्ड।
क्या कहलाता है? झुंड या हड़। इनका क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, ये तो यहां तक तो बात हो गई इनके समूह को लेके कि गाय भैंसों का समूह क्या कहलाता है। अब और इससे कुछ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आती है वयस्क नर। वयस्क नर, और नेक्स्ट हमने लिया है वयस्क मादा। ठीक है, देखिए वयस्क नर और वयस्क मादा से क्या अभिप्राय है? इन्हें हम शादीशुदा समझ सकते हैं। कैसे? देखिए क्या कहेंगे इसे, वयस्क नर को तो हम क्या कहते हैं? बुल, या हम भाषा में कहें, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? से सांड के नाम से आपने सुना होगा। क्या कहते हैं? से सांड। ठीक है, इसके अलावा इसे क्या कहेंगे भाई? काऊ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? से काऊ, और हिंदी में क्या कहेंगे? से गाय। ठीक है, वयस्क नर तो क्या कहलाता है? सांड कहलाता है, और वयस्क मादा क्या कहलाती है? काऊ कहलाती है। बात करते हैं इनके युवा नर और युवा मादा। देखिए युवा नर और युवा मादा, इनको क्या कहते हैं भाई? युवा नर को तो कहेंगे बुल काफ, और युवा मादा को कहेंगे हीफर काफ। क्या कहेंगे भी? हीफर काफ। देखिए काफ का मतलब यहां पर क्या है भी? काफ हम किसे कहते हैं? बछड़ा या बछड़ी को कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चा होता है गाय का उसको हम क्या कहते हैं? बछड़ा या बछड़ी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? नर को हम क्या कह रहे हैं? बुल काफ, और युवा मादा को हम क्या कह रहे हैं? हीफर काफ। हीफर यहां पर मादा के लिए लिया गया है। जो वर्ड है हीफर, ये किसके लिए? युवा मादा के लिए गया। अब बात करते हैं जो गाय का जो बच्चा होगा, बच्चे को हम क्या कहते हैं भी? हम कहें बच्चा। गाय का जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है भी? काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? काफ या बछड़ा। इसको क्या कहा जाता है भी? बछड़ा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा और देखते हैं कि जो गाय है, गाय के अंदर जो मैथुन की क्रिया है, क्या हम कहें? गाय के अंदर मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया, या हम कहें प्रजनन की क्रिया, मैथुन क्रिया, प्रजनन क्रिया या समागम प्रक्रिया, समागम क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। इसे हिंदी में लिखेंगे सर्विंग। ठीक है, यानी कि गाय के अंदर प्रजनन क्रिया या मैथुन क्रिया, समागम की क्रिया, उनकी जो मैटिंग की क्रिया है वो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। ठीक है, या दूसरी कंडीशन में हम कहें बच्चे देने की क्रिया, या हम कहें ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया। ब्याने की क्रिया को क्या कहा जाता है? काविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी? काल्विंग कहा जाता है। ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? गाय भैंस में काविंग कहलाती है। मैथुन की क्रिया, प्रजनन की क्रिया और समागम की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहां तक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इसको हिंदी में कहते हैं यौवनावस्था। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे मधचक्र। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे मध्यकाल, या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, और इसे कहेंगे ओएस्ट्रस पीरियड। देखिए तीनों को सबसे पहले ही समझने की कोशिश करते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है, मधचक्र क्या होता है और मध्यकाल क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्यूबर्टी देखते हैं कि ये यौवना जो अवस्था होती है एक ऐसी अवस्था जिसमें नर में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाए
और मादा से अंडाणु का निर्माण हो जाए। ठीक है, नर से तो क्या हो रहा है अभी, शुक्राणु का निर्माण, और मादा से अंडाणु का निर्माण हो जाए। या हम कहें नर और मादा के जो प्रजनन अंग है वो विकसित हो जाए, ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, यौनावस्था कहेंगे या प्यूबर्टी कहेंगे। जो गाय के अंदर कितने दिन की होती है, सॉरी कितने माह की होती है अभी, या कितने माह पर स्टार्ट होती है, उसकी हम बात करते हैं। यानी कि जो प्यूबर्टी एज है गाय के अंदर वो कितने माह पे स्टार्ट होती है, उसकी हम बात करें 24 से 30 माह पर। यानी गाय के अंदर जो प्यूबर्टी एज आती है, यौनावस्था की जो एज आती है, वो कितने माह के बाद में स्टार्ट होती है, 24 से 30 माह पर उसकी प्यूबर्टी एज दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मध्यचक्र और मध्यकाल। तो चलिए एक बार पहले इसको नोट कर लेते हैं। मध्यचक्र कितने दिन का होता है गाय में, 21 दिन का होता है, जबकि मध्यकाल 18 से 21 घंटे का होता है। कितना होता है अभी, 18 से 21 घंटे का होता है। तो पहले मध्यकाल को समझने की कोशिश करते हैं कि मध्यकाल एक ऐसी अवस्था है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ में संभोग करने की या संभोग बनाने की इच्छा प्रकट करता है। यह अवस्था क्या कहलाती है, मध्यकाल या ओएस्ट्रस पीरियड कहलाती है, जो कितने घंटे की होती है, दिन की नहीं होती, कितनी होती है, घंटे की होती है, 18 से 21 घंटे की होती है। ऐसी अवस्था जिसमें मादा पशु नर के साथ में संभोग बनाने की इच्छा को प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है अभी, मध्यकाल कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं कि मध्यचक्र क्या होता है अभी, मध्यचक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। तो इसको हम सिंपल सा कहेंगे, दो मध्यकाल के मध्य की अवधि, दो मध्यकाल के मध्य की जो अवधि होती है क्या कहलाती है, मध्यचक्र अवधि कहलाती है, जो कितने दिन की होती है गाय में, 21 दिन की होती है। तो आया समझ में। सबसे पहले हमने देखा प्यूबर्टी यौनावस्था क्या होती है, कब स्टार्ट होती है, 24 से 30 माह पर होती है। यौनारण जो अवस्था होती है, नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का निर्माण हो जाए, या हम कहें नर और मादा के प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना, क्या कहलाता है अभी, यौनावस्था की आरंभ की स्टेज कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था जो मध्यचक्र है ओएस्ट्रस साइकिल है, दो मध्यकाल के मध्य की समय की, जो मध्य का जो समय होता है, दो मध्यकाल के बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, मध्यचक्र कहलाता है, जो गाय में कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि मध्यकाल कितने घंटे का होता है, 18 से 21 घंटे का होता है। इस समय के दौरान जो मादा पशु है नर पशु के साथ में संभोग बनाने की इच्छा को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई यहां तक। आगे चलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड या हम कहें गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि गर्भकाल अवधि क्या होती है। इसको एक सिंपल से तरीके से, सिंपल से लाइन से हम समझने की कोशिश करते हैं। गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच का जो समय होता है गर्भकाल समय कहलाता है। हमने कहा गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल समय कहलाता है, हम कहें गर्भकाल अवधि कहलाती है। जिसमें हम गाय की बात करें, जो गर्भकाल जो अवधि होती है गाय की कितनी मानी गई है, 280 से लेके 285 तक। देखिए बिल्कुल फिक्स नहीं क्राइटेरिया होता है इनका, हम एक एवरेज लगा सकते हैं 280 से लगभग 285 दिन का इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल की अवधि हो सकती है। 281 दिन भी हो सकती है ऑप्शन में, अगर हमें मिलता है तो क्वेश्चन में 283 दिन का भी हो सकता है और 285 में। ठीक है, यदि ऑप्शन में हमें मिलते हैं। ये क्या होता है, इसका गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल अवधि होती है। तो ये तो बात हो गई इनकी कि जो गर्भकाल अवधि क्या होती है, गाय में कितने दिन की होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गाय का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। बॉडी टेम्परेचर कि गाय का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। सबसे पहले हम सेंटीग्रेड में देखते हैं, तो सेंटीग्रेड में कितना होता है भाई, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये क्या होता है, गाय का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यदि हम फ़ारेनहाइट की अगर बात करें, तो सेंटीग्रेड में हो गया, यदि फ़ारेनहाइट में बात करें 101.1 फ़ारेनहाइट क्या होता है, गाय का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर किस प्रकार से मापा जाता है, कौन सा उपकरण इसके लिए काम में लेते हैं और कहाँ पर लगाया जाता है जिससे कि पशु का बॉडी टेम्परेचर मापा जा सके, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर को काम में लिया जाता है और पशु का बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए उसका जो रेक्टम मार्ग होता है, जो गुदा मार्ग होता है, मलाशय जो होता है, वहाँ पर उसको 50 से 60 सेकेंड तक रखा जाता है। आज के समय में दोनों प्रकार के, जो एक डिजिटल आ रहा है और एक मर्क्यूरिक, दोनों प्रकार के थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर रखकर, रेक्टम मार्ग में, मलाशय गुदा मार्ग में रखकर बॉडी टेम्परेचर आसानी से लिया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट, या हम कहें श्वसन दर। श्वसन दर की बात करते हैं कि पशुओं में जो रेस्पिरेटरी रेट जो रहती होती है, जो प्रति मिनट जो श्वसन दर होती है, वो कितनी होती है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, 12 से 16 प्रति मिनट, वापस से लिख देता हूं, 12 से 16 प्रति मिनट, यानी कि पशु का जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी रेट या दर निकल के आती है, 12 से 16 बार। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। किस प्रकार से हमें रेस्पिरेटरी जो रेट होती है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से पशु श्वसन की क्रिया को बाहर छोड़ता है या श्वसन को ग्रहण करता है, दोनों में से स्थिति में केवल एक ही हमें काउंट करना है। जैसे मान लीजिए पशु बाहर की तरफ सांस को छोड़ रहा है, तो हम आगे की तरफ हाथ लगा सकते हैं। जैसे बाहर जितना भी छोड़ रहा है उसको 1 मिनट में हमें काउंट करना है कि 1 मिनट के दौरान पशु ने कितनी बार श्वास को बाहर की तरफ छोड़ा। उससे हमें क्या कर सकते हैं, उसकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है, जो श्वसन दर है, उसको आसानी से माप सकते हैं। तो गाय की जो रेस्पिरेटरी जो रेट होती है, श्वसन दर होती है, 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। इसके अलावा हम देखते हैं इसकी जो नाड़ी दर होती है, या हम कहें पल्स रेट। पल्स रेट की हम बात करते हैं। जो पल्स रेट होती है, जो नाड़ी दर, हिंदी में क्या कहें इसको, नाड़ी दर, ये कितनी होती है, 40 से 50 बार प्रति मिनट, 40 से 50 बार प्रति मिनट। जो पल्स रेट होती है, जो नाड़ी दर होती है, ये कहाँ से ली जाती है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए पशु की जो टैल होती है, जो पूंछ होती है, पूंछ का जैसे मान लीजिए ये हिस्सा होता है, यहां पर एक आर्टरी होती है। उस आर्टरी को किस नाम से बोला जाता है अभी, कोक्सीजियल आर्टरी। किस नाम से बोला जाता है अभी, कोक्सीजियल आर्टरी। यानी कि जो पल्स रेट है, पल्स रेट ये कहां से ली जाती है, पशु में पूंछ से ली जाती है। पूंछ में भी कहां से, कोक्सीजियल, कोक्सीजियल आर्टरी, कोक्सीजियल आर्टरी से मापी जाती है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। कहाँ से मापी जाती है, कोक्सीजियल आर्टरी से। 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स रेट होती है गाय की हम बात करें, 40 से 50 बार प्रति मिनट क्या होती है, उसकी पल्स रेट होती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं दूध की बात करते हैं। दूध का जो रंग होता है, गाय के जो दूध का रंग होता है कैसा होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। अब जो गाय के दूध का जो रंग हल्का पीला होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है, तो वर्णक आता है कौन सा, कैरोटीन। कौन सा वर्णक आता है, कैरोटीन। यानी कि कैरोटीन पिगमेंट के कारण जो गाय का जो दूध का जो रंग होता है हल्का, उसमें पीलापन दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दूध का सफेद होना। दूध का सफेद होना किसके कारण दिखाई देता है, क्योंकि दूध में कैसीन एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। इस प्रोटीन के कारण भैंस का जो दूध होता है वो सफेद दिखाई देता है
और गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला दिखाई देता है। हल्का पीला कैरोटीन के कारण दिखाई देता है, जबकि जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण, कैसीन प्रोटीन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध में वसा का जो प्रतिशत होता है, कि देसी जो गाय की जो नस्ल है उनमें वसा का प्रतिशत कितना होता है और विदेशी में कितना होता है। चलिए देखते हैं वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले एक तो भाग लेते हैं देसी गाय का और दूसरा लेते हैं विदेशी का। ठीक है, तो बात करते हैं देसी जो गाय होती हैं उनका जो फैट परसेंटेज है वो अधिक मिलता है किनकी तुलना में, विदेशी गायों की तुलना में। और जो विदेशी गायों में क्या होती है भी, दूध तो अधिक देती हैं, और जब दूध अधिक देती हैं गाय की नस्लें तो उनमें फैट का परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्या होता है भी, डाउन मिलेगा। तो बात करते हैं जो देसी गाय होती हैं इनका जो फैट का रेशो होता है कितना होता है, 4.7% होता है। यानी कि इनका जो वसा की मात्रा होती है दूध में कितनी होती है, 4.7% होती है। जबकि विदेशी में 3.5% क्या पाया जाता है भाई, दूध में वसा का प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बेसिक जो टर्म्स और आते हैं उन पर भी डिस्कस करते हैं कि गाय का आवाज करना, या हम कहें गाय भैंस का आवाज करना या रंभाना क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलोविंग। गाय भैंस का आवाज करना क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। या हम कहें इनका पानी में तैरना, पानी में तैरना क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। गाय भैंस का आवाज करना बेलोविंग कहलाता है, पानी में तैरना बेलोविंग कहलाता है। इनका जो आवाज होता है, इनका जो आवाज होता है उस आवाज को हम कहते हैं बायरे कहते हैं, हम कहें बायरे इसका आवाज होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इनका जो मांस होता है, कि देखिए जितने भी जो जानवर हैं इनको, जो पालतू जानवर हैं इनको मांस के लिए भी पाला जाता है। कि इनके जो मांस होता है उस मांस को बोला क्या जाता है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी के मांस पर डिस्कस करते हैं कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गाय। ठीक है, गाय के मांस को क्या कहा जाता है भाई, बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो गाय का मांस होता है क्या कहलाता है, बीफ कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैंस। जो भैंस का मांस होता है उसे क्या कहते हैं भाई, बफन कहते हैं। क्या कहते हैं, बफन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़। भेड़ का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। बकरी की बात करते हैं, बकरी का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है भाई, चेवन कहलाता है। क्या कहलाता है, चेवन। ठीक है, तो हमने बात की गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सूअर। सूअर का जो मांस होता है उसे क्या कहता है भाई, पोर्क कहा जाता है। क्या कहता है, पोर्क। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहा जाता है। क्या कहते हैं, चिकन कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं जो बछड़ा होता है, बछड़ा, बछड़े को मांस को क्या कहा जाता है भाई, व्हील कहा जाता है। क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। तो ये बात होगी बेसिक कि गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी और बछड़ा, इन सभी के मांस को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये तो बात हमने की, डिस्कस किया है इनके मांस को लेकर, इनके मांस को किन किन नामों से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बधियाकृत नर। बधियाकृत नर, देखिए एक बार तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बधियाकृत नर क्या होता है, और दूसरा और भी लेते हैं। यहाँ पे दूसरा आता है टीजर बुल।
कि जो बधियाकृत जो नर है और टीजर बुल है, इन दोनों में अंतर क्या है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। बधियाकृत नर की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो बधियाकृत जो नर होता है, इसमें क्या होता है, जिसके जो लैंगिक लक्षण होते हैं उसको ही समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि इसकी जो प्रजनन शक्ति है उसको ही समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे नर को क्या कहा जाता है अभी, बुलक कहा जाता है। क्या जाता है अभी, बुलक, या हम कहें स्टिर कहा जाता है, जिसके अंडकोश को ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। जो टीजर बुल होता है ये क्या होता है अभी, देखिए टीजर बुल में क्या होगा अभी, इसमें जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर होता है, और वृषण के अंदर भी कहाँ होता है अभी, शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं वहां पर होता है। तो जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उसको ही काट दिया जाता है, किसके अंदर, टीजर बुल के अंदर। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उसे ही काट दी जाती है, हम कहें कि वैसेक्टोमी कर दी जाती है। और इसका जो उपयोग है, टीजर बुल का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, हीट में आई हुई, हम कहें ताव में आया हुआ जो मादा पशु है उसकी जांच करने के लिए, कि जो पशु हीट में आया उसकी जांच करने के लिए इस पशु का उपयोग वहां पर किया जाता है। ठीक है। तो ये तो बात थी बधियाकृत नर और जो टीजर बुल, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। एक संस्थान है नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जिसे NBAGR के नाम से जाना जाता है। ये संस्थान है कहाँ पे, करनाल में है। और करनाल कहाँ पड़ता है अभी, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। संस्था कहाँ है, करनाल के अंदर है। करनाल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। NBAGR नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा क्या किया जाता है अभी, पशुओं की पंजीकरण, जो नस्लें हैं, यानी कि पशु का जो नस्लों का पंजीयन किया जाता है, किसके माध्यम से, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के माध्यम से। अब सभी नस्लों का देखते हैं अभी, गाय की, भैंस की कितनी नस्लें इन्होंने पंजीकृत की हुई है जो रजिस्टर्ड है, और कब तक की है, 31 अगस्त 2022 तक की जो पंजीकृत नस्लें हैं, कि कितनी इनकी जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं, गाय की कितनी है, भैंस की कितनी है, भेड़ की कितनी है, बकरी की कितनी है, सबकी रजिस्टर्ड नस्लों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। चलिए एक तरफ मैं लिखता हूं यहाँ पर एनिमल, और दूसरी साइड में यहाँ पर लिखता हूं पंजीकृत नस्लें। पंजीकृत नस्लें, या हम कहें पंजीकृत नस्लों की संख्या। ठीक है। चलिए देखते हैं कि नस्लें, सबसे पहले देखते हैं गाय की बात करते हैं कि वर्तमान में गाय की जो पंजीकृत नस्लों की जो संख्या है वो कितनी है अभी, 53। कितनी है, टोटल कितनी है इनकी संख्या, 53 है। इसके अलावा हम बात करते हैं भैंस की। भैंस की कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में कितनी हो गई है, 20। कितनी है, 20। इसके अलावा देखते हैं अभी भेड़। भेड़ की कितनी है अभी, 44। ठीक है। चलिए बाकी इसको मिटा के लिखता हूं मैं ऊपर की तरफ। भेड़ तक हमने देख लिया है, और वापस से एक बार एनिमल्स, और इधर है पंजीकृत नस्ल की संख्या। ठीक है। देखिए भेड़ तक हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे थे बकरी। बकरी की पंजीकृत नस्लें कितनी है, टोटल 37 है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं ऊंट की। ऊंट की कितनी है, 9 है। घोड़े की बात करते हैं, घोड़े की कितनी है, 7। ठीक है। इसके अलावा मुर्गी की हम बात करते हैं। मुर्गी की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, यहाँ पर 19। ठीक है। बतख की बात करते हैं। बतख की कितनी है यहाँ पर, 2। गिज की हम बात करते हैं। गिज की कितनी है, 1। और याक की कितनी है, 1। ठीक है। और बात करते हैं कुत्ते की। कुत्ते की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, 3 है। और गधे की कितनी है, 3। तो ये सभी कितनी कैसी नस्लें हैं, पंजीकृत रजिस्टर्ड नस्लें हैं।
जानवरों की। 31 अगस्त 2022 का डेटा है, जिसके अनुसार नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के अनुसार, जो करनाल हरियाणा में, उसके अनुसार इन नस्लों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, उस पंजीकरण के दौरान किस जानवर की या किस नस्ल की संख्या कितनी है उस पर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए पशु गणना। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पशु गणना। ठीक, पशु गणना पे हम डिटेल से डिस्कशन कंप्लीट पशु गणना को लेके करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इतना करते हैं कि गायों की कुल संख्या कितनी है और जो पशु गणना हुई है अभी वर्तमान में, जो लास्ट पशु गणना हुई है, कौन सी पशु गणना है अभी, वो 20वीं पशु गणना है। कौन सी है? 20वीं पशु गणना। पशु गणना जो 20वीं पशु गणना है ये कब हुई है? 2019 में। ठीक है, कब हुई है? 2019 के अंदर 20वीं पशु गणना हुई है। 20वीं पशु गणना के तहत गायों की कुल संख्या, गायों की कुल संख्या कितनी है? 20वीं पशु गणना के तहत गायों की कुल संख्या कितनी है भाई? देखिए 1.39 करोड़, ये क्या है? गायों की कुल संख्या है। यानी कि 20वीं पशु गणना के तहत जो 2019 में हुई है उसके तहत गायों की कुल संख्या कितनी है? 1.39 करोड़। तो ये था आज का हमारा बेसिक डिस्कशन गाय को लेकर, गाय के लेकर बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिस पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा पशु गणना को हम डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सो मच।